सेवा करते हुए इस मिशन में भी सीखने का मौका मिलता है। और लगभग 2009 को जब हम पहली बार हॉस्पिटल ज्वाइन किए, वहाँ इतने ज़्यादा मरीज उस समय नहीं थे जो आज हैं। लगभग 16 साल में इतने ज़्यादा मरीज क्यों बढ़े? और एक मर्ज के नहीं, कई मर्ज के मरीज हैं। और आज हर घर, कोई ऐसा घर नहीं है हिंदुस्तान का जिसके घर में दवाइयाँ ना चल रही। भारत का वो सुखी इंसान है, वो घर परिवार सुखी है, सबसे ज़्यादा सुखी है जिसके घर में कोई दवा नहीं, से कोई टैक्स नहीं खा रहा, वो व्यक्ति सबसे सुखी इंसान है। पैसे वाले को हम सुखी नहीं मानते, पैसे वाला सुखी नहीं है। सुखी वो होता है जिसके घर में कोई दवा नहीं चल रही। हमारे स्वास्थ्य की बात तब समझ में आती है जब हमारे घर परिवार या हमको कोई ऐसी बीमारी लग जाती है और हम एक बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं और बड़ा डॉक्टर कहता है, भाई साहब आपको जो बीमारी है उसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज है, ये ठीक नहीं हो सकती। तब उस डॉक्टर से हम लोग हाथ जोड़ते हैं, मिन्नतें करते हैं, आरजू करते हैं, बड़े बड़े देवालयों में जाके हम अभिषेक कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उस डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारी पूरी प्रॉपर्टी लिखा लीजिए, हमारे पास जो है सब ले लीजिए, लेकिन एक बार हमको आप खड़ा कर दीजिए। ये हमारी इच्छा होती है, चाहे वो 80 साल का व्यक्ति क्यों ना हो, एक बार जीने की हर व्यक्ति की तमन्ना होती है। और जब तक ये शरीर चलता है तब तक हम इसे मानते नहीं है कि ये कभी बीमार होगा। आज हम स्वस्थ हैं, कल भी स्वस्थ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कल बीमारी ना होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आरसीएम, स्वास्थ्य सेवा संस्कार, ऐसे मतलब भावों को लेके चलता है। स्वास्थ्य जो पहली प्रायोरिटी है। आपके बाजार में लाख प्रोडक्ट आते हों, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके हेल्थ के हिसाब से नहीं बनेंगे, वो अपने मुनाफे के हिसाब से बनाते हैं। आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट आ जा रहे हैं वो आपके पहली प्रायोरिटी में आपको, आपके हेल्थ को रखते हैं। आपके स्वास्थ्य में उस प्रोडक्ट का बुरा असर न होने पाए, आपका स्वास्थ्य उस प्रोडक्ट को खाने से बिगड़ने न पाए, उस प्रोडक्ट को यूज करने से आपका बीपी ना बढ़े, उस प्रोडक्ट को यूज करने से आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, शुगर ना बढ़े, थायराइड ना हो, फैटी लिवर ना हो। ऐसी जो गंभीर बीमारियां हैं जो एक बार चालू हो जाती हैं और वो जिंदगी में कभी उसकी दवा बंद नहीं होती, उन्हीं में से एक बीमारी है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं उच्च रक्तचाप, या सामान्य भाषा में कहते हैं कि हमारा बीपी बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर हर व्यक्ति के होते हैं। ब्लड में एक प्रेशर होता है जिसके कारण से वो ब्लड पूरे शरीर में दौड़ता है, वो पूरे शरीर में दौड़ता है और उस प्रेशर का नाम होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन सी ऐसी मशीन है जो आपके वो हार्ट पंप करता है और पूरे शरीर को सप्लाई कर देता है, उस प्रेशर का नाम होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। आप समझिए हमारे हाइपरटेंशन क्या चीज है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो सबसे बड़ी बीमारी दो चीज होती है, एक तो स्ट्रोक होता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, लकवा लगता है, अभी हम बात करेंगे आगे। और दूसरी बीमारी होती है, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट अटैक मार सकता है। और तीसरा किडनी में भी असर होता है। हार्ट, ब्रेन एंड किडनी, ये शरीर के तीन जो ऑर्गन होते हैं, इन ऑर्गन्स को वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। वाइटल माने प्राण है। यहाँ अगर हार्ट में आघात पड़ जाए सडन डेथ होती है,
ब्रेन में अगर आप पहुंच जाए, सिर में अगर कोई चोट लग जाए, सडन डेथ होती है। किडनी अगर डैमेज हो जाए, सडन डेथ होती है। हार्ट, ब्रेन एंड किडनी, ये 3 जो ऑर्गन होते हैं शरीर के, जिनको वाइटल ऑर्गन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन क्या है, उच्च रक्तचाप क्या है, बीपी क्या है, ये क्यों बढ़ रहा है लोगों का, इसके विषय में अभी हम बात करेंगे। एक जनरल चीजों की बात करेंगे। बीपी बढ़ क्यों रहा? आज हमारा जो खान पान है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, बच्चों का बीपी बढ़ रहा है। बच्चों में अटैक मार रहा है। 13-13 साल के बच्चे हार्ट अटैक मार रहा है और इस दुनिया के छोड़ के जा रहे हैं। कोई 20 साल का युवा हार्ट अटैक से इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है। हर 4 में से 1 युवा जिनकी उम्र 30 साल से कम है, हर 4 में से 1 युवा जिनकी उम्र 30 साल से कम है, ऐसे कई युवा हाइपरटेंशन के शिकार हैं। कई युवाओं को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। आखिर में क्या है? हमारा जो खान पान, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, वो बिगड़ गई है। आज जो हम खराब खान पान यूज करते हैं, बाजार से हम छोटे छोटे बच्चों को, जो हमारे 2 साल 3 साल के बच्चे हैं, 5 रुपए दे देते हैं, 10 रुपए दे देते, जाओ बच्चा चिप्स लाओ, कुरकुरे ले आओ, मैगी ले आओ, बिस्किट ले आओ, नमकीन ले आओ। बाजार की जितनी भी चीजें आ रही हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेडी टू ईट, मतलब फास्ट फूड, बना बनाया भोजन, और ये चीजें जो इस तेल की बनती हैं, उस तेल का नाम है पाम ऑयल। उस तेल का नाम है पाम ऑयल। बाजार की जितनी बिस्किट आ रही हैं आज, लगभग 90%, 99% बिस्किट पाम ऑयल की बनती है। जो नमकीन आ रही है बाजार की, वो पाम ऑयल की बनती है। आप इंग्रेडिएंट्स में देखिए, वहां लिखा हुआ है कि ये पाम ऑयल की बनी। मैगी पाम ऑयल की बनती है और मैदे की बनती है। इस तरह से कुरकुरे हों, चिप्स हों, ये सारी चीजें जो मसाला है बाजार का, सब पाम ऑयल का बनता है। और पाम ऑयल करता क्या है? पाम ऑयल जो होता है, जो हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी होती है, जिसको कहते हैं, उसके बाद सीएडी होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज पैदा करता है। यहाँ पर जाके कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। जब हम रोज खाते हैं, खराब हमारा खान पान रहेगा, हमारे बच्चे रोज खाएंगे, हम रोज खाएंगे, खराब तेल बाजार के जो यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, सारे WHO के मानक में खरे नहीं है। किसी में सफ़ा ज़्यादा है, किसी में पूफा ज़्यादा है, किसी में मुफा कम है, बैलेंस नहीं है। और इन तेलों को यूज करने से हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और वो कोलेस्ट्रॉल LDL के रूप में जाके, ट्राइग्लिसराइड के रूप में जाके हमारी कोरोनरी आर्टरी में जम जाता है। जैसे एक पाइप हो और उस पाइप से पानी जा रहा हो मोटर से, और उस पानी के पाइप को आप दबा दीजिए, तो जैसे आप पाइप को दबाते हैं तो पानी का फोर्स बढ़ जाता है। जब हम लोग गाड़ी वगैरह धोते हैं तो पाइप को थोड़ा दबाते हैं, जिससे पिचकारी जैसे पानी जाता है। ठीक इसी तरह जैसे हमारी पाइप दबती है और पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक इसी तरह हमारे शरीर में कोरोनरी आर्टरी होती है, जो हार्ट के अंदर होती है। राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, फिर उसकी ब्रांचेज होती हैं। ये कोरोनरी आर्टरी कोलेस्ट्रॉल चूंकि यहाँ जम गया है, और कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण हमारी कोरोनरी आर्टरी भी दबती है। और जैसे पाइप में दबने से प्रेशर बढ़ता है, उसी तरह हमारी कोरोनरी आर्टरी भी दबने से इसका भी प्रेशर बढ़ जाता है। और जैसे प्रेशर बढ़ता है तो हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है, तेजी से होता है, असर से ब्लड जाता है। और जब ये प्रेशर से ब्लड हमारे ब्रेन में जाता है, तो ब्रेन की जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी मतलब नसें होती हैं, वो उसके झटके को नहीं सहन कर पाती, और वहाँ की जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, जब झटके को नहीं सह पाती तो ब्लास्ट होती है। और जैसे ब्लास्ट होती है तो उनसे ब्लड निकलता है, और ब्लड हमारे ब्रेन के अंदर
कोगुलेट होता है, जम जाता है, और जिस एरिया में जमता है उसके अकॉर्डिंग हमारा शरीर पैरालाइज हो जाता है। किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, किसी की आंख काम नहीं करती, किसी का एक हाथ पैरालाइज हो गया, विकलांग हो गया, लकवा लग गया, किसी का एक पैर चला गया, किसी का कमर के नीचे चला गया, किसी का दाहिने भाग चला गया, किसी का बायां भाग चला गया। ये हमारे ब्रेन के अंदर जैसे क्लॉटिंग होगी वैसे पता चलेगा कि हमारे ब्रेन में ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसको स्ट्रोक कहते हैं। और ये बिना ब्लड प्रेशर बढ़े होता नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तभी होगा। अब ये क्लॉटिंग हो गई तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं इसका सीटी स्कैन कराइए, एमआरआई कराइए। और जब इसका सीटी स्कैन एमआरआई होता है तो पता चलता है कि इस एरिया में इसके ब्लड की क्लॉटिंग है। उस क्लॉटिंग को घोलने के लिए अगर कम है तो दवा देते हैं, ज़्यादा है तो कहते हैं इनका सर्जरी होगा, ब्रेन की सर्जरी होगी, और जो क्लॉट जम गया है, जो थक्का जम गया है खून का, उसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि ब्रेन पैक एरिया है तो ब्लीडिंग अंदर होती है तो उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो जमता है। कहीं भी ब्लड निकलेगा तो जमेगा, अगर बाहर निकलता है तो भी जमता है, ब्रेन के अंदर है तो भी जमेगा। तो ये स्ट्रोक की पोजीशन है। दूसरा, ये किडनी में जाता है तेजी से तो किडनी को भी डिस्टर्ब करता है। हार्ट में जाता है तो हार्ट को डिस्टर्ब करता है। मतलब शरीर के जिस आर्गन में तेजी से ब्लड जाएगा उस आर्गन को डैमेज करेगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल को जो जम गया है यही मेन चीज है, यही जड़ है बीपी बढ़ने की। इसी का कारण ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब इसके लिए हम लोग दवाई खाते हैं, डॉक्टर दवा लिखते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपका बीपी 160/90 है, सिस्टोलिक 160 है, 90 डायस्टोलिक है। आपको एक गोली हम लिखते हैं और उस गोली का नाम है एम्लोडिपिन। ये एम्लोडिपिन, टेल्मिशॉर्टेन, लोशार्टेन, रैमिप्रिल, एटिनोलाल, जो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवा दी जाती है, खत्म करने की नहीं, हमारे शब्दों पे जाइएगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की जो दवाई दी जाती है उस आर्टरी के वॉल्यूम को बढ़ा देती है। जैसे आर्टरी का वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारा ब्लड जो तेजी से जा रहा था वो नॉर्मल हो जाता है, और 24 घंटे के लिए हमारे ब्लड का वॉल्यूम नॉर्मल रहता है। और जैसे उस दवाई का असर खत्म होता है, जैसे टेल्मिशॉर्टेन का असर कम होता है, एम्लोडिपिन का असर कम होता है, स्टेमलो का असर कम होता है, ऐसे फिर भी बीपी बढ़ने लगता है। वो दवा हमारी 24 घंटे के लिए काम करती है, और 24 घंटे के बाद फिर एक गोली एम्लोडिपिन, फिर 24 घंटे के बाद फिर टेल्मिशॉर्टेन, फिर 24 घंटे के बाद फिर रैमिप्रिल, जो भी दवाई आपकी बीपी की चल रही है। फिर कुछ दिनों बाद ये टेल्मिशॉर्टेन, रैमिप्रिल काम नहीं करती, इसके साथ फिर टेल्मिशॉर्टेन, टेल्मा चलने लगती है, टेल्मिशॉर्टेन के साथ एम्लोडिपिन चलने लगती है। फिर कुछ दिन बाद फिर जब कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल की, तो पता चलता है ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो एटोरवेस्टेटिन चलती है, रोसोवेस्टेटिन चलती है, रात में 10 mg 20 mg की टेबलेट। ये सारी दवाइयाँ उस कारण को खत्म नहीं करती जिस कारण से बीपी हो रहा है। हमारे पास गामा ओरिजिनल है। आप बात में जाइएगा, हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा। ये गामा ओरिजिनल जो होता है, जो हमारा एलडीएल जम गया है, जो हमारा ट्राइग्लिसराइड जम गया है कोरोनरी आर्टरी में, जो जमा है, उस जमे कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट कर देता है, घोल देता है, और बाइल एसिड में कन्वर्ट करके ब्लड के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देता है। मतलब जिस कारण से बीपी हुआ है उस कारण को ही खत्म कर दिया। वहां वो वॉल्यूम को नहीं बढ़ाया, आर्टरी के वॉल्यूम को नहीं बढ़ाया। आर्टरी में जो जमा है कोलेस्ट्रॉल, उसको साफ करने का काम गामा ओरिजिनल करता है। ये बाइल एसिड, इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है, बाइल एसिड में कन्वर्ट करके शरीर के बाहर निकाल देता। कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा कुछ। मतलब जिस कारण से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है उस कारण को ही खत्म कर दिया। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर की दवाइयां कम होने लगती हैं। हमने लगभग 100 से ज्यादा मरीजों की बीपी की दवाइयां बंद कराई हैं, 100 से ज्यादा मरीजों की। और उसमें गामा और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, ये दो विशेष रूप से। अभी हम हाइपरटेंशन की बात करेंगे
थोड़ी समरी हमने बताई है कि बीपी से क्या हो सकता है। ब्लड प्रेशर को हल्के से नहीं लेना। कुछ लोग कहते हैं कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी नहीं खाते गोली। आपको रोज खाना है, नहीं कभी कभी एक ही दिन में लकवा मार देगा। हमारे पास एक मरीज हमारे सिमरिया में आए, उनको हम बता दिए थे कि आप बीपी की दवाई नहीं खाते हो, 1 महीने के अंदर आपको स्ट्रोक मारेगा। मार दिया, आज तक ठीक नहीं हुई। 5 साल से दवाई खा रहे हैं, आज तक ठीक नहीं हुई। क्योंकि हमको पता है कि बीपी के बाद क्या होगा। एक सामान्य व्यक्ति को नहीं पता रहता कि बीपी के बाद क्या कंडीशन होगी। वो पैरालाइज हो सकता है बीपी के बाद, उसका ब्रेन काम करना बंद कर सकता है, उसको लकवा लग सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और हार्ट अटैक मार सकता है, हार्ट की बीमारी पैदा हो सकती है। तो हाइपरटेंशन की अगर डेफिनेशन की बात करें, अब कुछ हम आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी और साइंस से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन इज ए सिस्टमिक वेस्कुलर डिसऑर्डर। ये सिस्टमिक वेस्कुलर डिसऑर्डर है। इट इज द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर बीपी बढ़ता है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, ये वेस्कुलर जो होता है डिसऑर्डर है, और इसके बढ़ने से रिस्क ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको सीएडी कहते हैं, सीएडी होता है, या सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सीएचएफ एंजाइना, सीने में दर्द हो सकता है लेफ्ट साइड। एंजाइना का कभी हम सेशन लेंगे, पूरा एंजाइना हम आपको बताएंगे कैसे होता है एंजाइना। और एंजाइना जो होता है हार्ट अटैक का एक साइन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का एक साइन है, जिसको एंजाइना बोलते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस उसका पूरा नाम होता है। अलग अलग जगह में दर्द होता है, उसका अलग अलग नाम है। अगर हार्ट में दर्द है एंजाइना, अगर पेट में दर्द है तो कोलिक, एब्डोमिनल कोलिक, अगर हेड में दर्द है तो हेडेक, बॉडी में दर्द है तो बॉडी एक, इसके अलग अलग नाम है। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। एंजाइना इज रिलेटेड टू द हार्ट। तो एंजाइना पेक्टोरिस मतलब हार्ट से संबंधित जो दर्द। तो सीएडी हो सकता है, सीएचएफ हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, रीनल फेलुअर, बीपी बढ़ने से किडनी डैमेज हो सकती है। बीपी अगर बढ़ता है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो किडनी में उसका असर होने लगता है। एंड अदर पेरिफेरल वेस्कुलर डिसऑर्डर, इसके अलावा भी दूसरे वेस्कुलर डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। बहुत सारी इसके द्वारा बीमारियां हो सकती हैं। पूरे विश्व में पूरी आबादी का लगभग 28.7% लोग, पूरी आबादी के लगभग 28.7% लोग हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं। जिनका बीपी बढ़ रहा है, ऐसे 28.7% लोग हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो इसका रेशियो थोड़ा कम है, 22.9 है, और शहरी क्षेत्रों में इसका रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 32.5% हमारे शहरी क्षेत्र में है। ग्रामीण में थोड़ा कम है, 22.9% है। ये बीपी 2 तरह का होता है, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होती है। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट सिस्टोल कंडीशन में होता है, सिकुड़ता है, ऐसे ऐसे जब सिकुड़ता है उसको कहते हैं बीपी। उस समय पूरे बॉडी को ब्लड जब हार्ट देता है उसको सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, और ऊपर वाला 120 नॉर्मल होता है, जिसको हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं। डायस्टोलिक का मतलब होता है जब हार्ट के अंदर ब्लड जाता है, डायलेट होता है, हार्ट फैलता है, तो ऊपर से ब्लड आता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा, उसको डायस्टोलिक बीपी कहते हैं, वो कम होता है। तो हम लोग कहते हैं 120/80। तो 120 जो ऊपर वाला वो सिस्टोलिक है, जो 80 नीचे वाला उसको डायस्टोलिक कहते हैं। जनरली क्या होता है, सिस्टोलिक बीपी ज्यादातर ओल्ड फीमेल में होता है। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, नॉट बीपी, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ज्यादातर ओल्ड फीमेल, मतलब जो 60 साल से अधिक की महिलाएं हैं, उनको सिस्टोलिक बीपी ज्यादा होता है। और डायस्टोलिक बीपी जो हमारे यहाँ के युवा हैं, मेल पर्सन है, यंग मेल मतलब जिनकी उम्र 40 साल के कम है, ऐसे में डायस्टोलिक बीपी ज्यादा होता है, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन ज्यादा होता है। तो मेल में डायस्टोलिक हाइपरटेंशन ज्यादा होता है, फीमेल में सिस्टोलिक ज्यादा होता है। अब इसके कारण क्या है, हाइपरटेंशन होता क्यों? एक कारण तो हमने खान पान के विषय में विस्तृत बताया है। दूसरा कुछ और भी कारण है, जैसे जेनेटिक, अगर किसी के माँ बाप को है तो बच्चों में हो सकता है, लगभग 15 से 35% जेनेटिक होता है। दूसरा होता है एनवायरमेंटल के विषय में हमने बताया कि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, ग्रामीण में थोड़ा कम होता है, लोग चलते फिरते रहते हैं, शहर वाले थोड़ा
कम करते हैं। तीसरा कारण होता है सोमैटिक ओवरवेट, जिसका वजन ज़्यादा बढ़ रहा है उसको हाइपरटेंशन हो सकता है। जिनका वजन कम है उनको कम होगा हाइपरटेंशन। डाइटरी फाइबर, अगर कोई बासी खाना खा रहे हैं उनको बीपी ज़्यादा होता है। पोटेशियम अगर प्रॉपर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में हम शरीर से ले रहे हैं तो बीपी के चांस कम होते हैं। और पोटेशियम की मात्रा आपके फ्रेश फूड में ज़्यादा होती है, जो ताज़ा भोजन हम करते हैं उसमें पोटेशियम पाया जाता है। इसलिए कहते हैं गरम गरम भोजन, ताज़ा भोजन करना चाहिए जिससे हमको पोटेशियम मिलता रहे। एक्सरसाइज करते हैं अगर, तो 8 से 10 mmHg हम बीपी को कम कर सकते हैं बिना दवाइयों के। हाइपरटेंशन कब कहेंगे? अगर 140 से ज़्यादा सिस्टोलिक है और 90 से ज़्यादा डायस्टोलिक है। 140/90 अगर आया तो समझिए कि वो ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन हो रहा है। अब ये हाइपरटेंशन एक बार में नहीं, कोई मान लीजिए दौड़ के आ रहा है, तुरंत आ रहा है, उसका हमने बीपी चेक किया, उसका 140 आया, उसको हम नहीं कहेंगे कि उसको हाइपरटेंशन है। उसको बैठाएंगे, 15-20 मिनट बैठाएंगे, इसके बाद दोबारा लेंगे, फिर अगर तेज है ज़्यादा है तो फिर बैठाएंगे, फिर दोबारा लेंगे। 3 बार बीपी लेने के बाद अगर उसका ज़्यादा आ रहा है तब उसको हम हाइपरटेंशन की श्रेणी में लाएंगे। हाइपरटेंशन कितने प्रकार का होता है? नॉर्मल 120/80 होता है ब्लड प्रेशर, एज के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो प्री हाइपरटेंशन का मतलब होता है जिसका ऊपर वाला बीपी, हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ऊपर वाला मतलब सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक। जिसका ऊपर वाला बीपी 120 से 139 है, जिसका ऊपर वाला बीपी 120 से 139 है और नीचे वाला बीपी 80 से 89 है, उसको प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। अभी उसको हाइपरटेंशन नहीं है, अभी उसको उच्च रक्तचाप नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा, लेकिन अगर वो खान पान और गामा और बेज ओमेगा नहीं खाएगा तो भविष्य में हो जाएगा। उसको दवा लेने की जरूरत नहीं है 139 तक के लिए। दूसरा होता है हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट। हाइपरटेंशन स्टेज फर्स्ट में 140 से लेके 159, ऊपर वाला 140 से लेके 159, नीचे वाला 90 से 99 डायस्टोलिक। अगर इस बीच का है तो स्टेज फर्स्ट कहलाता है। हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड में 160 से 179 179, ऊपर वाला 160 से 179 सेकंड स्टेज में और नीचे वाला 100 से 109। हाइपरटेंशन स्टेज थर्ड स्टेज का हाइपरटेंशन क्या कहलाता है? 180 से ज़्यादा हो जाए और नीचे वाला 110 से ज़्यादा हो जाए। और एक तरह का 5वें नंबर का एक हाइपरटेंशन होता है जिसको मैलिग्नेंसी हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर किसी को कैंसर है, किसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका बीपी 210 के ऊपर चला जाएगा, इधर 120 के ऊपर चला जाएगा, इसको मैलिग्नेंसी हाइपरटेंशन कहते हैं। ये 5 तरह के हाइपरटेंशन होते हैं। प्री हाइपरटेंशन, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड एंड मैलिग्नेंसी हाइपरटेंशन, 5 तरह के होते हैं। मॉर्निंग में, सुबह जब सो के हम उठते हैं उस समय थोड़ा बीपी ज़्यादा रहता है, इवनिंग में थोड़ा कम रहता है। इसीलिए जो हार्ट अटैक होता है, जो जनरली सडन अटैक मारता है, वो सुबह टाइम ज़्यादा मारता है। 3 बजे से लेके 7 बजे, सुबह 3 बजे से लेके 7 बजे का पीक पीरियड होता है हार्ट अटैक का। क्यों? क्योंकि इस समय ऑलरेडी बीपी बढ़ा रहता है। पता चलता है कि कोई उठा, बाथरूम में गया, वहीं गिर के खत्म हो गया, कोई ब्रश कर रहा है, वहीं गिरा, खत्म हो गया। इसको कहते हैं हाइपरटेंशन, सुबह टाइम ज़्यादा रहता है। बीपी वॉकिंग करने में और एक्सरसाइज में, अगर कोई टहल रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसको हम लोग अगर बढ़ा मिलेगा, कोई चल के आ रहा है, एक्सरसाइज करके आ रहा है, उसका बीपी ज़्यादा है तो उसको ये नहीं कहेंगे कि उसका हाइपरटेंशन है। उसको थोड़ा बैठाएंगे, रेस्ट पोजीशन में करके फिर उसका बीपी चेक करेंगे। तो इस तरह से नाइट टाइम में और स्लीपिंग में बीपी थोड़ा डाउन रहता है, कम रहता है, और जागते समय बीपी थोड़ा ज़्यादा रहता है। अब इसके बचाव के उपाय क्या हैं? क्या करें कि हमको हाइपरटेंशन ना हो? अगर है तो कैसे बंद हो जाए? अभी आपकी जो भी दवा बीपी की चल रही है उसको चलने देना है, आज से बंद नहीं कर देना कि आप गामा खाने लगे आज से बीपी की दवाई बंद कर। आप बीपी की दवा खाइए, गामा 2-2 कैप्सूल भोजन के पहले लीजिए। गामा के कई काम हैं। एक तो आपको कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करके शरीर के बाहर निकाल देगा। दूसरा, अगर बीपी तनाव के कारण आता है, टेंशन के कारण बीपी हो रहा है, स्ट्रेस के कारण बीपी हो रहा है,
तो स्ट्रेस में एक एंडोर्फिन हार्मोन को रिलीज कराता है गामा, जिससे प्रसन्नता का हार्मोन होता है, आपका तनाव कम हो जाएगा और बीपी नॉर्मल हो जाएगा। तो बीपी के जो कारण हैं उन सब कारणों में गामा ओरिजिनल काम करता है। दो गामा भोजन के पहले 2 बार लेना है, और जो बीपी की आपकी दवा चल रही है उसको चलने देना है 1 महीने तक, और साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा एक टाइम लेना है भोजन के बाद 1 गिलास पानी से। वेज ओमेगा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, हमारे शरीर में 3 तरह के ओमेगा हो गए, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। 6 और 9 हमारा शरीर बनाता है, लेकिन 3 नहीं बनाता। 98% हिंदुस्तानियों के ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड काम क्या करता है? ओमेगा 3 हम किसी सेशन में लेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्रेन में काम करता है। जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं उनके निर्माण की सामग्री होती है। जो हमारी आँख की रेटिना होती है उसमें ओमेगा 3 के सेल्स बने होते हैं। हमारे जो स्किन होती है उसमें शाइनिंग लाती है ओमेगा 3। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसमें लुब्रिकेशन का काम करती है ओमेगा 3। ओमेगा 3 हमारे बालों को शानदार और चमकीला बनाती है। ओमेगा 3 हमारा एंटी एजिंग फैक्टर का काम करती है। ओमेगा 3 से हम तो थकान नहीं लगती। ओमेगा 3 खाने वाले का मतलब एज एंटी एजिंग है, एज का प्रभाव आपके ऊपर नहीं जाएगा। ओमेगा 3 हार्ट अटैक का प्रोटेक्ट करता है, और ये फ्लैक्स सीड से बना है। हिंदुस्तान में पहली बार ओमेगा ऐसा है जो वेजिटेरियन ओमेगा आपके पास। नॉन वेजिटेरियन बाजार में बहुत सारे आते हैं, आपके पास वेज ओमेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा इतना सस्ते कीमत में केवल अपने पास है, उसको 1 कैप्सूल आप दिन में 1 बार लीजिए। तो ओमेगा और गामा दोनों साथ में चलाइए, साथ में आपकी जो बीपी की दवाई चल रही है। धीरे धीरे करके जैसे 1 महीने में आप उसको बीपी चेक कराएंगे, बीपी आपका ठीक होने लगेगा। बीच में भी ठीक हो सकता है। तो जैसे आपका ठीक होने लगे तो उस दवाई की डोज को थोड़ा कम कर दीजिए। अगर 40 mg की आपकी टेलमी शॉर्टेन चल रही है तो 20 mg में कर दीजिए। अगर 10 mg की अम्लोडिपिन चल रही है तो 5 mg कर दीजिए। सडन बंद नहीं करना, धीरे से उसको कम करिए। और धीरे धीरे लगभग 9 महीने से लेके 1 साल के अंदर, 9 महीने से लेके 1 साल के अंदर आपकी बीपी की दवाइयाँ 90% लोगों की बंद हो रही, 90% लोगों की बीपी की दवाइयाँ बंद हो रही हैं। और साथ में हेल्थ गार्ड दे, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल हम यूज करें, क्योंकि राइस ब्रान ऑयल भी एक दवा है। लगभग 18 तरह की बीमारियों को खत्म करने की क्षमता ओरिजिनल में है, जो कि आपके राइस ब्रान में पड़ी है। और हिंदुस्तान में कुछ ही तेल आपको मिलेंगे जिसमें लोगो बना है ट्रांस फैट फ्री। ट्रांस फैट है ही नहीं, जिस कारण से ब्लॉकेज होता है हार्ट में, वो चीज मिली नहीं है इसमें। जिस कारण से हार्ट अटैक होता है इस तेल में है ही नहीं। जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल, इसमें 1500 mg मिला है। आप बाजार में ढूंढने जाइए, जितने ब्रांड के राइस ब्रान बनते हैं, हमारी जानकारी में इतना सस्ता और इतना अच्छा जिसमें 1500 mg ओरिजिनल हो, किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। और इसमें कई नेशनल अवार्ड मिले हैं। 70 लाख लीटर पर मंथ हमारा हेल्थ कार्ड बिकता है पूरे हिंदुस्तान में। अपने आप में हमको गर्व होना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो तेल है औषधि है, दवा है। 200 डिग्री सेल्सियस तक इस धुआं नहीं छोड़ता। इसके अंदर तो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, टोफेरॉल, टोकोट्राइनोल ओरिजिनल, ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट विद्यमान रहते हैं। बाकी तेलों में जैसे हीट करते हैं उड़ जाते हैं। और ये फिजिकल रिफाइन है, इसमें कोई केमिकल डाल के रिफाइन नहीं करते। हमको आपको प्रॉपर वे पे लोगों को बताने की जरूरत है। हमको गर्व होना चाहिए, हमको आपको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसा तेल दे रहे हैं जिस तेल के माध्यम से उसके घर की बीमारियां दूर हो रही। हम संकोच ना करें, हम डरे नहीं कि हम कोई गलत चीज किसी को बता रहे हैं। अच्छी चीज बताने में हमको भय नहीं लगना चाहिए। हम अपने नॉलेज को बढ़ाएं और लोगों तक पहुंचाएं। बड़े बड़े जानकारों को पता नहीं है कि सफा कुफा मुफा कितने होना चाहिए खाने के तेल में। हमारा तेल जो WHO, NIN, ICMR का रिकमेंडेशन है उसके आधार पर पूरा फिट है। तो हम आप ऐसे तेल को प्रमोट करें। और अगर न्यूट्रिशन की बात किया जाए तो गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के माध्यम से हम बीपी की दवाइयाँ
धीरे धीरे करके कम कराने का प्रयास करें। और ऐसा परिवार जिसके घर में गामा जा रहा है, जिसके घर में वेज ओमेगा जा रहा है, जिसके घर में हेल्थ गार्ड तेल जा रहा है, उसके घर में असमय में मौत नहीं होने वाली। उसके घर में असमय में कोई बच्चा 20 साल का इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाएगा। आप जाइए पड़ोसी के यहाँ बताइए कि आज जो दुनिया में, देश में 13-13, 14-14 साल के बच्चे इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए आप ढाल बनिए। ऐसे बच्चों, नौनिहालों की जिंदगी बचाइए। बचाने का माध्यम नहीं है, लोगों की जिंदगी बचाने का माध्यम है। आज कोई कौन हो, कहां के हो, कैसे हो, हमें लगता है हमारे बताने से अगर इसके घर के एक भी चिराग बुझने से बच गया तो ये आरसीएम में हमारा आना सार्थक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।